नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। आज देश देशांतर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या उसकी कुछ धाराएं निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, और इसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें इसका जिक्र किया गया और कहा गया है कि 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान और धाराएं हैं जो कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मसलन उसमें कहा गया है कि जब मैरिज ब्यूरो में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होता है, उसमें 30 दिन पहले लड़का और लड़की दोनों को अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा जाता है, और ये उनकी निजता का अधिकार का एक तरीके से उल्लंघन है। तो समझेंगे कि असल में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका ये दाखिल की गई है, इसके पीछे तर्क क्या है और क्या वाकई जो दलीलें हैं और जो प्रावधान हैं, इन दोनों ही अगर मैं कानूनों की बात करूं, क्या वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या कहीं एक दूसरे का उल्लंघन करते हुए यहां पर निजता के अधिकार का उल्लंघन क्या वाकई होता है। इसे समझेंगे अपने तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं पीके मल्होत्रा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। रेखा जी, स्वागत है। और हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, जो कि लीगल एडिटर हैं ट्रिब्यून में। आपका भी स्वागत है सत्या। शुरुआत में रेखा जी, क्योंकि आप इस तरह के केसेस हैंडल करती हैं, और मैं कहूं कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत कई बार आपने शायद इस तरह के केस फाइल किए होंगे या वहां पर रजिस्ट्रेशन के काम में आपने मदद की होगी। ये तर्क या ये दलील कितनी सही या कितनी खोखली है कि क्या जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है वो निजता के अधिकार का कहीं उल्लंघन करता है उन लोगों का जो कि वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं, और उसमें जो जानकारी देने के प्रावधान है कि 30 दिन पहले पब्लिक करना है, ये वाकई क्या उसके दायरे में आता है? देखिए कविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हमें ये समझना चाहिए, दर्शकों को खास कर कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो ये सुविधा मिली भी है, इस तरीके से बिना किसी धर्म के, बिना किसी रीति रिवाज के को फॉलो करे, ये जो एक मकसद था इस तरह के विवाहों को एक इजी करने का, वो क्या था? वो ये था कि हमारे देश के अंदर अक्सर जो धर्म की जो बात आती है, धर्म कुछ लोगों के जो विवाह करने के जो मंसूबे होते थे उसके बीच में आड़े आता था, और बहुत बार झगड़े होते थे। जो दोनों के जो परिवार थे वो कोई ना कोई आपत्ति करते थे। कई बार गांव के लोग आपत्ति करते थे कि भाई ये तो हमारे गांव की इज्जत जा रही है, हमारे धर्म के बरखिलाफ जा रहा है। यानी कि कोई हिंदू है, अगर कोई मुसलमान से शादी करना चाहे तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मच जाता था। तो ये जहां पर अगर दो इंटर धर्मों की बात करते हैं कि दो धर्मों के बीच के अंदर अगर विवाह होता है, तो यानी कि उसके लिए, जैसा कि कोई हिंदू है तो उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होगी, कोई क्रिश्चियन होंगे तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत होगी, कोई पारसी होंगे तो पारसियों के मैरिज एक्ट के तहत होगी। परंतु अगर कोई दो धर्म के लोग, अगर अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं, तो उनको जो आपत्तियां जो फेस करनी पड़ती थी, जिनका सामना करना पड़ता था, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको मुसीबतों को दूर करने के लिए ये कानून बना था। तो इस कानून में क्योंकि कोई तरह का धर्म, कोई तरह के रीति रिवाज नहीं होते हैं। अगर हम जैसे हिंदू धर्म की बात करें, तो जो धर्म, जो एक कन्यादान की जो रिचुअल होता है, जो एक रीति अपनाई जाती है, वहां पर जो हिंदू लड़की का जो पिता होता है, वो अपनी लड़की को अपनी बेटी को एक तरह से दान देता है। तो वो एक पूरी की पूरी सेरेमनी होती है, फेरे होते हैं, एक सप्तपदी होती है। जब तक वो सप्तपदी नहीं होती तब तक उस शादी को पूरा नहीं माना जाता। परंतु अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो इसमें कोई भी तरह की धर्म का बीच में नहीं आता है, कोई तरह के रीति रिवाज नहीं होते हैं। सिर्फ एक मैरिज ऑफिसर के सामने लड़के और लड़की जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमको शादी करनी है। लड़की कहती है कि मैं 18 साल के ऊपर हूँ, लड़का कहता है मैं 21 साल के ऊपर हूँ, वगैरह वगैरह, और दोनों की शादी हो जाती है। इसके अंदर जो गवाह होते हैं वो भी जरूरी नहीं कि आपके माता पिता ही हों। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहां पे जो लड़की के माता पिता होते हैं वो पूरे समाज के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने बाकी परिवार लोगों के सामने अपनी लड़की का कन्यादान करते हैं। तो एक तरह से एक सिक्योरिटी होती है उसके अंदर कि एक पंडित होते हैं जो आपका मंत्रों का उच्चारण करके इस रिचुअल को पूरा करते हैं। परंतु उसके कंपैरिजन में स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई भी तरह का सेफ्टी और सेफ गार्ड नहीं होता है। माना कि इंटर रिलीजन के लोग जो है इस तरीके से बहुत आसानी से शादी कर सकते हैं, पर इसके अंदर सेफ गार्ड क्या है? मल्होत्रा सर, कि जब हम इस
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में और जो दलील और जिन पे खास धाराओं पे मैं स्पेसिफिक आना चाहता हूँ, धारा 6, 2, 7, 8 और 10, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है, कौन है, क्या रिलेशन है इससे पहले कि उसके बैकग्राउंड, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस ऑफिसर को पब्लिक करनी है 30 दिन के लिए। और अगर 30 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती है तब वो शादी के लिए उसे उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं धाराओं को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई इस याचिका में। असल में किस तरीके से ये निजता के अधिकार का जो कानून है उसमें ओवरलैप कर रहा है या फिर वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये 1954 में खास तौर पर ये धारा है। कविंद्र जी, रेखा जी ने अभी बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों बनाया गया और इसमें ज्यादातर जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं वही लोग जाते हैं। आपने जो प्रश्न उठाया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मामला है कि जो सेक्शन 5, 6, 7 और 8 में जो रिक्वायरमेंट है नोटिस को पब्लिश करने की, कि जो पार्टीज हैं सेक्शन 5 के अंदर पार्टीज नोटिस देंगी, सेक्शन 6 के अंदर मैरिज ऑफिसर जो है उस नोटिस को पब्लिश करेगा अपने ऑफिस के अंदर। सेक्शन 7 में पावर है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो वो उस ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करेगा, और अगर उसके बाद उसको लगता है कि इंस्पेक्शन, और उसको जो मैरिज रजिस्टर है वो भी उसके लिए है, वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा। ये सारे प्रावधान जो हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं ना। इसकी जरूरत स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में क्यों पड़ी, हमें थोड़ा सा इसके समझने की जरूरत है कि ये पब्लिकेशन का रिक्वायरमेंट जो इस एक्ट में रखा गया क्यों रखा गया। जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 5, 6 और 7, जैसा कि अभी कविंद्र जी आपने भी बताया कि इसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, और इस चुनौती के अंदर यह कहा गया कि निजता के अधिकार का हनन करता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में ही इस तरह का प्रावधान है। इस तरह का प्रावधान ना तो पारसी मैरिज एक्ट जो 1936 का है उसके अंदर है, ना ही क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो 1872 का है, ना उसके अंदर इस तरह का प्रावधान है, ना ही हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है उसके अंदर इस तरह का प्रावधान है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वो तीनों एक्ट जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें इस तरह के प्रावधानों की जरूरत शायद उस समय जब ये एक्ट बने इसलिए नहीं जरूरत समझी गई थी क्योंकि वो एक रिलीजियस, जो क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनके रीति रिवाज प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसको फॉलो करते हैं। हिंदू मैरिज के अंदर वो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, पारसी मैरिज के अंदर वो अपने रीति रिवाज फॉलो करते हैं। हालांकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर इस तरह का प्रावधान है कि आपको इंटेंडेड मैरिज का नोटिस भी देना है और रजिस्ट्रार को उस नोटिस को पब्लिश भी करना है, लेकिन 30 दिन को उसको नोटिस को देना है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट में उसके प्रावधान नहीं है। अब इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये कानून जो बनाया गया ये क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज का था, और जैसा कि रेखा जी ने बताया उसके लिए कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रेस्क्राइब नहीं है, तो ये सोचा गया कि ये देखा जाए कि जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल सही इंटेंशन के साथ आई हैं, और जो सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है कंडीशन की मैरिज के लिए, वो रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों की जो पार्टीज हैं उनका स्पाउस लिविंग नहीं है या वो शादीशुदा नहीं है, और उनमें से कोई भी पार्टी जो है वो अनसाउंड माइंड की नहीं है और अपनी कंसेंट देने के लिए वो काबिल है। उनकी एज, जैसा कि रेखा जी ने बताया, पुरुष के लिए 21 साल और महिला के लिए 18 वर्ष की एज है, और जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री के बीच में नहीं है अपने कानून, अपने रिलीजन के हिसाब से। ये कंडीशंस की फुलफिल होना जरूरी है। ये जो नोटिस की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ इन कारणों से है कि जनता के सामने जब ये नोटिस जाएगा तो जनता ऑब्जेक्ट कर सकती है, कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है कि जो सेक्शन 4 की कंडीशंस हैं वो पार्टी फुलफिल नहीं करती हैं। लेकिन आज जो पिटीशन फाइल हुई है या जो कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए आई है उसका कारण ये है कि जब पार्टीज इस तरह की एप्लीकेशन लगाती हैं और 30 दिन का नोटिस दिया जाता है तो हमारे कुछ रिलीजियस लोग जो हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो इस पर आपत्ति करते हैं और शायद उनको विवाह करने के लिए या परिवार के सदस्य या धार्मिक नेता जो हैं उनको शादी करने से रोकते हैं। क्योंकि वो रोकते हैं और ये 30 दिन का नोटिस होता है, इसलिए कोर्ट में ये कहा गया कि ये निजता के अधिकार का हनन करता है। क्या ये निजता के अधिकार का हनन करता है, हमारे सामने ये इशू है। उसके लिए जो अभी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच का डिसीजन आया
के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी का टेस्ट है वो अपना टेस्ट को प्रेस्क्राइब किया है। आज ये प्रश्न जो उठा है वो इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो पर्सनल राइट टू लाइफ है उसमें निजता का अधिकार भी आपका आता है। तो सेक्शन आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर जो है वो आप निजता के अधिकार को, क्योंकि ये राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है, ये आप निजता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, और अगर करना है तो इट कैन बी डन ओनली बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोसीजर कानून के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया गया है, दिस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, is it just fair and reasonable as compared to the other enactments, that is the Parsi Marriage Act, Christian Marriage Act और the Hindu Marriage Act? और क्या ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बीच में आता है जो आर्टिकल 14 की बात करता है? तो पुट्टास्वामी के केस के हिसाब से अब जो चैलेंज हुआ है उसको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है कि नहीं करता, इन बातों को देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं एक इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट को इसको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन इसमें करना नजर इसको मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए कि बाकी एक्ट में ये कंडीशन नहीं रखी गई और इसमें अगर रखी गई तो उसका कारण क्या था। क्या वो कारण आज की तारीख में जस्टिफाइड है? अगर जस्टिफाइड है तो इट इज ए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड आर्टिकल 21 के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल आज की तारीख में नहीं है तो शायद कोर्ट जो है उसको री एग्जामिन करेगी और मे गिव ए डायरेक्शन टू द कोर्ट कि ये प्रोविजन जो है, मे गिव ए डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट कि ये प्रोविजन जो स्पेशल मैरिज एक्ट के हैं दे नीड टू बी रिकंसिडर्ड। ओके सत्या, तो जिस तरीके से मल्होत्रा सर ने कहा और जो रेखा जी ने कहा, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि क्यों ये बाध्यता है इस कानून में, और जब 30 दिन की ये बाध्यता है जिसमें कि सिर्फ इसी मैरिज एक्ट की बात मैं करूँ वहाँ पर ये बाध्यता नजर आती, बाकी जगह नहीं है, और क्या ये बाध्यता हटाने से जिसकी मांग की जा रही है यहाँ पर सब कुछ मैं कहूँ कि सामान्य सा होगा, या फिर ये जो दलील है कि ये निजता के जो उल्लंघन है उनका वो वाकई कहीं थोड़ी सी डिविएट हो रही है जो असल अधिकार दिया गया है निजता को लेकर? देखिए, इसमें ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। उसकी वजह ये है कि जो ये डिस्टिंक्शन है और ये डिफरेंस है बाकी के एक्ट्स में और इसमें, उसको समझने की ज़रूरत है। बाकी जो मैरिज एक्ट्स हैं वो सारे कम्युनिटी मैरिज से रिलेटेड हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें बारात तक जाती है, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है, 2 फैमिलीज़ के अलावा, तो वो एक डिक्लेयर्ड चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं कुछ गलत है तो वो पता होता है। बाकी और भी जो कम्युनिटी की मैरिजेज है जो पर्सनल लॉ से गवर्न होती हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट जस्ट फैमिलीज बट कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है। उसमें पंडित जी होंगे या निकाह पढ़ाने के लिए कोई मौलवी साहब होंगे, या चर्च में अगर शादी होती है तो उसमें कोई प्रीस्ट होंगे। तो ये जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर क्रिश्चियन मैरिजेज में तो फॉर्मली ये वहाँ पे प्रीस्ट पूछता भी है कि आपका किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या। तो ये जो डिस्टिंक्शन है इस मैरिज में वो सिर्फ इसलिए है कि ये मैरिज 2 इंडिविजुअल्स के बीच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ मैरिज 2 इंडिविजुअल्स के बीच नहीं है, बाकी कानूनों में वहाँ भी 2 इंडिविजुअल्स के बीच ही मैरिज है, लेकिन जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण जो रिक्वायरमेंट्स जो मल्होत्रा साहब ने कहा सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट्स है, जो जिसमें कि दोनों पार्टीज एडल्ट हैं या नहीं है, 18 ईयर्स इन केस ऑफ द वुमन एंड 21 ईयर्स इन केस ऑफ द मैन। और इसी तरह से एक और रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोई जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं हो, जो एक ही एंसेस्टर से उनकी डिग्री तय है कि ये उसमें शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें कि इस तरह का रिलेशनशिप में आते हैं तो वो मैरिज गलत होगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट, या कोई इंसेन नहीं हो या किसी को कोर्स तो नहीं किया जा रहा है, तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाकी जो मैरिजेस हैं उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप नोटिस में मांग रहे हैं और वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको आप निजता के अधिकार के अंदर ला सकते हैं, वो कोई आपकी बिल्कुल ऐसी प्राइवेट जानकारी नहीं मांग रहे हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में कि आप ये शादी करने जा रहे हैं।
अगर इनमें से कोई एक पक्ष जो शादी के लिए जा रहा है और जिसका इंटेंशन ऑफ मैरिज को एडवर्टाइज एक तरह से नोटिस बोर्ड पे डाला जा रहा है, तो उसमें अगर कोई पक्ष पहले से ही शादीशुदा है तो वो बाइगेमी होगी। तो ये एक से ज़्यादा विवाह कानून के तहत अपराध है। तो इसको कैसे चेक किया जाए? या अगर दोनों पक्ष में से कोई एक ऐसा है और दोनों ऐसे हैं जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कॉमन इंसेस्टर्स हैं, उसमें एक डिग्री तय है, क्या उसमें आ रहे हैं? तो ये इसलिए है कि समाज को पता होना चाहिए। देखिए, विवाह जो आपको मैंने जैसे कहा कि कम्युनिटी मैरिज जो है, जिसमें कि हिंदू पर्सनल लॉज के तहत जो मैरिजेस हैं, उसमें चूंकि इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी का है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें नोटिस में मांग रहे हैं वो ऐसे ही पब्लिक हो जाती हैं, और जो एक तरह से कहें कि गैर कानूनी चीज़ हो सकती थी वो नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है। और यहाँ पे चूंकि दो व्यक्तियों का ही इन्वॉल्वमेंट और कोई नहीं है, तो इसीलिए कानून ने ये बाध्यता रखी है कि आप इसको बताएंगे, और किसी को अगर आपत्ति है, मैं कह रहा हूं कि जो सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है उसको आप थोड़ी देर के लिए ताक पे रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि कंसेंट कोई जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाया गया हो और उसमें कोई कंसेंट एक तरह से कोअर्सन के कारण हो, मैरिज हो जाने के बाद तो दूसरी तरह की स्थिति होती है। तो इसलिए समाज ये व्यक्ति के लिए ये सिर्फ ये नहीं है कि दो व्यक्ति मिल रहे हैं, समाज का वो हिस्सा है। और इसीलिए जब तक कि कोई एकदम से जाती चीज कोई जानने की कोशिश नहीं करे, देखिए मैरिज के बाद ये उनका, आप तो मतलब सवाल तो ऐसे उठाए जा रहे हैं जैसे निजता, आप निजता को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? अगर कुछ है तो फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लीजिए, आपको कोई पूछने नहीं जाएगा। मैरिज हैज ए सैंक्टिटी, और सोसाइटी और या जो स्टेट है जो आपको आपके मैरिज को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, दे आर अ नेसेसरी स्टेक होल्डर। आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज आपको अगर कोई दिक्कत भी होती है तो आप स्टेट से जाएंगे बाकी प्रोटेक्शन के लिए, या कई बार इस तरह में दिक्कत होती है तो स्टेट प्रोटेक्शन देता है, कोर्ट्स भी उसके लिए अलग से ऑर्डर इशू करती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के बंधन में बंधे, तो जो कानून की जो बाध्यताएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। नहीं करने, आप ऐसा करें कि आप एक आइलैंड में अलग से दो व्यक्ति रह रहे हैं और बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका नाम पता और ये सब चीजें भी नहीं पूछ सकते हैं। आपकी आयु, आप पहले उसमें पूछा क्या जा रहा है ये तो देखिए ना। आप शादी के लिए जा रहे हैं, आपका नाम पूछा जा रहा है, आपकी आयु पूछी जा रही है, या आप कहाँ के रहने वाले हैं ये पूछा जा रहा है। ये बेसिक चीजें उसमें होती है। और किसी को आपत्ति होगी, कोई ये कह सकता है कि इसमें से एक पक्ष पहले से शादीशुदा है, किसी को आपत्ति हो सकती है कहे कि एक पक्ष वैलिड पॉइंट सत्या। लेकिन एक चीज मल्होत्रा सर, जो सत्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको अगर इसके इस पहलू के दूसरे पहलू को लाना चाहूँ, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जो वो सिर्फ किसी एक तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिक फोरम में उसको दिया जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई थर्ड फोर्थ पर्सन वहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है या उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है, जो याचिकाकर्ता की दलील है। क्या ये वैलिड दिखता है? और जैसे कि सत्या कह रहे हैं कि यहाँ पर निजता के कानून या फिर निजता के उल्लंघन का मसला बेमानी सा लगता है, क्या आप सहमत हैं? कविंद्र जी, मेरा इसमें ये मानना है, जो पॉइंट सत्या जी रेस कर रहे हैं वो बहुत वैलिड है। अगर आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जहां दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके शादी कर रहे हैं, अगर उनके बारे में जानकारी दी जा रही है जनता को कि ये दो लोग विवाह करना चाहते हैं, अगर इसके विवाह पर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपना ऑब्जेक्शन मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में फाइल सकता है, और फाइनल डिसीजन मैरिज ऑफिसर ने लेना है कि ये जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है या नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसा सत्या जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। और उस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये देखा जाता है कि जो सेक्शन 4 के अंदर एक वैलिड मैरिज के लिए कंडीशन स्पेशल मैरिज एक्ट में लगाई गई हैं, क्या पार्टीज उसको फुलफिल करती हैं कि नहीं करती। और एक चीज मैं और बहुत क्लियर कर दूं, कोर्ट्स ने यह भी कहा है कि जो ऑब्जेक्शन होंगे, ऑब्जेक्शन कैन बी ओनली विद रिगार्ड टू सेक्शन 4 ओनली, कि सेक्शन 4 की कंडीशन जो है वो पार्टीज इसको फुलफिल नहीं करती हैं।
इस पर्टिकुलर केस में लेकर के जो समस्या मैं समझता हूं सामने आई है, इस तरह के भी केसेस आए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा। गुरुग्राम में ऐसा हुआ कि गुरुग्राम अथॉरिटीज का वहां के मैरिज ऑफिसर ने, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के ऑफिस में जो नोटिस पब्लिश होना है, उसके अलावा आप इसको अखबार में पब्लिश करिए या उसके पेरेंट्स के घर पे नोटिस भेजा गया। अगर पेरेंट्स की मर्जी होती तो शायद ये विवाह होता ही नहीं। पेरेंट्स की मर्जी अगर होती तो शायद विवाह के लिए उनको यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में आने की जरूरत नहीं थी, वो परिवार में ही विवाह हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो यहाँ आए क्योंकि पेरेंट्स की वहां मर्जी नहीं थी। और होता क्या है कि इस तरह या तो हमारे, मैंने जैसा कि बताया, धार्मिक नेता या परिवार के सदस्य जो है इस तरह की मैरिज में अड़चन खड़ी करते हैं, उसको दूर करने के लिए ही ये प्रावधान किए गए। तो जो इस तरह का नोटिस था उसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि गुरुग्राम अथॉरिटी ने ये जो नोटिस इशू किया है और जो नोटिस उनके घर पे भेजा है, ये जो एक्ट के प्रावधान है उनके अनुसार नहीं है और उसको 2018 में हाईकोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैरिज ऑफिसर की ड्यूटी है कि अगर उनके पास कोई ऑब्जेक्शन आया है तो वो ऑब्जेक्शन रिलेटेबल होना चाहिए जो कंडीशन सेक्शन 4 में प्रेस्क्राइब की गई हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज है उसको मैरिज रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो जैसा कि बाकी दोनों विद्वान पैनलिस्ट ने भी कहा, अगर हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है और सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में है, तो क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट एक स्पेशल लॉ है डीलिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, अगर इस तरह की कंडीशन कोई प्रेस्क्राइब की जाती है जिसमें लोगों की आइडेंटिटी क्लियर होती है और पब्लिक को एक मौका दिया जाता है कि अगर किसी को कोई इस पे ऐतराज है तो अपना ऐतराज बताए और उसका डिसीजन मैरिज ऑफिसर लेता है और वो डिसीजन भी स्टेट के सामने अपीलेबल है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई, मेरी जानकारी के हिसाब से, निजता के अधिकार के जो प्रिंसिपल पुट्टा स्वामी के केस में ले डाउन किए गए हैं, शायद मेरा ऐसा मानना है कि प्राइमा फेसाई उसके इन्फ्रिंजमेंट का, प्राइवेसी के इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है। समस्या वहां आ रही है कि लोगों ने जो नोटिस बनाया वो नोटिस शायद इसलिए दिया कि जो मैंने कहा कि दूसरे लोग आकर के उस तरह की मैरिज को नहीं होने देते और आकर के रुकावट डालते हैं, वो रुकावट ना डाल पाए, शायद इसको ध्यान में रखते हुए ये पिटीशन फाइल की गई है। मैं समझता हूं अब समय आ गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे संविधान में जो एक प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44 में, अगर उसके बारे में अब कार्रवाई को हम एक्सपेडाइट करते हैं तो शायद हम एक यूनिफॉर्म लॉ कानून ला सकते हैं और उस यूनिफॉर्म कानून के अंदर जो हमारे डिफरेंट मैरिज एक्ट हैं उनको कंसोलिडेट करके एक कॉमन लॉ अगर बनाया जाता है तो इस तरह के जो प्रश्न उठ रहे हैं वो प्रश्न नहीं उठेंगे। ओके रेखा जी, दो पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहा है कि कोई भी दो इंसान शादी के लिए इच्छुक हैं, ये उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है और इसमें कोई भी थर्ड फोर्थ पार्टी अगर हमारे इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑब्जेक्शन करती है तो ये हमारी जो संविधान के अधिकार हैं उसका उल्लंघन होता है और इसीलिए उन्होंने इन कुछ धाराओं को लेकर अब कहा कि विवाद हो सकता है, विवाद है, इनको हटाने की मांग की है। क्या ये सही है? और दूसरा, ये सेक्शन 4 की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन के बाद याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं और इस तरह के एग्जाम्पल सेट दे रहे हैं कि बहुत सारे मामलों में कोई थर्ड, जैसा कि कहा मल्होत्रा साहब ने, कुछ मजहबी लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी पारिवारिक रंजिश है या उन लोगों के ऐसे लोग जिनकी उनके साथ मित्रता नहीं है, कुछ अलग तरह के उनके संबंध हैं, वो लोग ऐसे मामलों में उन इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हुए ऑब्जेक्शन भी क्रिएट करते हैं और जो कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट की मूल भावना के खिलाफ जाता है। जी कविंद्र जी, जो पहला आपका सवाल था उसके लिए तो मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि देखिए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, कोई भी अधिकार जो है वो पूर्णतः एब्सोल्यूट नहीं होता। कि जीवन का जीने का भी जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, जिसके अंदर निजत्व का जो अधिकार इंक्लूड होता है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। ये 9 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी के केस के अंदर ये अपहोल्ड कर दिया। परंतु जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं समाज के बेनिफिट के लिए, जब तक आपका कोई साफ तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सेक्शन 4 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कौन आखिर शादी कर सकता है, लड़की को 18 का होना चाहिए, लड़के को 21 का होना चाहिए, वो अब उनका दिमाग सही तरीके से होना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं करना, उनको शादी करनी चाहिए और उनका कोई भी पति या पत्नी जीवित उस दिन नहीं है। ये इतनी बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है,
मुझे तो ऑन द कॉन्ट्ररी लगता है कि जिसने याचिकाकर्ता ने, एक स्टूडेंट है, केरला की एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसको पिटिशन को दर्ज किया है, तो मैं तो बल्कि उनको यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि जो दूसरी कम्युनिटी मैरिजेस है जिनके बारे में अभी सत्या जी ने भी कहा कि हमारी हिंदू मैरिजेस होती है, कोई जो समाज में शादियां होती है, वहां पर एक तरह से समाज के सामने हो रही है, कम्युनिटी के सामने हो रही है। तो जो बातें छुपाई जाती हैं, जो बातें कई बार अक्सर लोग झूठ बोल जाते हैं, वो बातें वहां पे गलत नहीं होती, वो साफ साफ सबको पता चल जाती है। यहाँ पे बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारी कम्युनिटी मैरिजेस हैं, उनके अंदर कई बार बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शर्म की वजह से, सामाजिक प्रेशर की वजह से एक परिवार दूसरे परिवार को पूछता नहीं है। कई बार एक दूसरे की जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपका मैरिज का जो आपका एलिजिबिलिटी है, उनके बारे में पूछा नहीं जाता कि आपकी पहले, फर्ज करिए कि अगर किसी लड़के का वो कहता है कि जी मेरा पहले शादी हुई थी पर वो अब टूट चुकी, शर्म के मारे, हिचक के बारे कई बार जो लड़की के जो माँ बाप हैं, और हमारे देश में लड़की वाले अक्सर दब जाते हैं लड़के वालों के सामने, एक तरह से हमारी सामाजिक प्रथा चलती आई है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ यहाँ पर कि कई बार मेरे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो वो मेरे को लड़की वाले बोलते हैं कि जी मैडम, हमें लड़के ने बोला था कि उसका जो तलाक है वो हो चुका है, परंतु बाद में हमें पता चला कि उसका तो तलाक हुआ नहीं था, उसका केस जो था अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, अभी तलाक हुआ ही नहीं। और अगर तलाक नहीं हुआ और अगर उस लड़की ने दूसरी शादी कर ली तो वो तो कानून में शादी मानी नहीं जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं कोई भी तरीके से आपके जो निजी अधिकार हैं, जो आपके राइट टू लाइफ के साथ में इक्वेटेड है, उसका कहीं पर भी हनन नहीं होता है। मैं तो बल्कि यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट या पारसी मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या कोई भी धार्मिक जो शादी होती है, वहां पर भी इस तरह के बात जो है पारदर्शिता के साथ में बताई जाए, और लड़के और लड़की के साथ का जो एक हलफनामा होता है जिसको हम एफिडेविट कहते हैं, वो एफिडेविट जो है दोनों का लिया जाए कि हम एलिजिबल है शादी को करने के लिए। और जो दूसरा सवाल आपका था यहाँ पे कविंद्र जी, आपका एक दूसरा सवाल ये भी था कि क्या इसमें कोई भी जो धर्म के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर अड़चन लगा सकते हैं। देखिए, जो इसके अंदर जिनको अड़चन लगानी है आपकी शादी के अंदर, चाहे वो कम्युनिटी मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो आप इस तरह की मैरिज कर रही है, तो मैरिज ऑफिसर को देखना है कि वो जो ऑब्जेक्शंस आई है, जिसका मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो ऑब्जेक्शंस आती हैं इस तरह की, ऐसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती हैं, वो सिर्फ उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाता है जो बेसिक ऑब्जेक्शंस होती है, यानी कि वो सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट को मीट करती हो कि भाई ये लड़का है, इसकी उम्र 21 साल नहीं है, इसकी उम्र तो 20 साल है, लड़की 18 साल की नहीं है तो 16 साल की है। तो इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स का वहां पर जो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, उन्हीं के बारे में मैरिज ऑफिसर डील करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बातों में कोई भी तरह का दम है। सत्या, बहुत क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, बहुत ही संक्षेप में, वक्त कम है। देखिए, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने कहा, जो असली समस्या का समाधान है, ये जो अलग अलग धर्म और अलग अलग कम्युनिटी के लिए जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, और फिर एक स्पेशल लॉ है मैरिज के लिए, इन सबको ख़त्म कर दीजिए। समाधान जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में आप सारे कम्युनिटीज़ को ये अधिकार दीजिए, जो भी हैं वो अपने रिलीजियस और कल्चरल और जो भी उनका रिचुअल्स हैं, राइट्स रिचुअल्स, उसके हिसाब से शादी कर लें। और वो सर्वनाइज हो जाए, उसके बाद सबके अधिकार समान हो, और ये चीज़ की जा सकती है, और इसकी दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, साबानो केस में, सरला मुदगल केस में, और उसके बाद 2015 में भी एक क्रिश्चियन डिवोर्स का मामला आया था, जिसमें कि जस्टिस विक्रमजीत सेन ने इस तरफ इशारा किया था और कहा था कि स्टेट को इस तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से समय आ गया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ा जाए। ओके सत्या जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए, और जो कानूनी पक्ष हैं और जो संवैधानिक नियम हैं और इस कानून को लेकर जो अलग अलग धाराएं हैं, उसको दर्शकों को आसान भाषा और शब्दों में समझाने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।